यात्रा का 22वां दिन है और राहुल जी धनबाद से आज बोकारो आ पहुंचे हैं। बोकारो जो इस्पात शहर के नाम से जाना जाता है। जब लोग कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेतृत्व से पूछते हैं 70 साल में क्या किया, जवाब बोकारो में उनको मिलेगा। बोकारो, भिलाई, रूरकेला, भाखरा नंगल, दुर्गापुर, सिंदरी, धनबाद, ये सब पब्लिक सेक्टर का प्रतीक है, जिसकी कल्पना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और जिसके नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। और इसी शहर में ठीक 50 साल पहले इंदिरा गांधी जी ने बोकारो इस्पात कारखाने का पहला ब्लास्ट फर्नेस की शुरुआत की थी। तो हमें बहुत खुशी है कि आज हम बोकारो आए हैं। ऐतिहासिक जगह है, हमारे देश के सामाजिक और आर्थिक इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। आज के मुख्य प्रवक्ता मेरे युवा साथी कन्हैया कुमार जी होंगे, पर उसके पहले मैं 2-3 बातों का जिक्र करना चाहता हूं। पहली बात, राहुल जी बार बार कह रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के समय कहते थे और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय भी कह रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस तोड़ती है, कांग्रेस जोड़ती है। मैं उसको थोड़ा आगे ले चलूंगा और मैं कहूंगा बीजेपी बेचती है और कांग्रेस बचाती है। मोदी सरकार के समय में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों पर खतरा है। हमारे बंदरगाह बेचे जा रहे हैं, हमारे हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, हमारे इस्पात के कारखाने भी बेचे जा रहे हैं। और एक दिन आएगा, नरेंद्र मोदी जी अगर प्रधानमंत्री रहेंगे, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर सब कारखाने बेचे जाएंगे, कुछ 1-2 पूंजीपतियों के फायदे के लिए। तो ये खतरा है, सबसे बड़ा खतरा यही है। और हमारे देश में पब्लिक सेक्टर, बोकारो जैसे कारखाने न केवल आर्थिक महत्व रखते हैं, पर यह सामाजिक महत्व भी होता है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए रोजगार सुरक्षित होता है। वो रोजगार खतरे में है निजीकरण की वजह से। और दूसरी बात यह है कि जब पब्लिक सेक्टर कंपनियां बनाए जाते हैं, खोले जाते हैं, देश भर के लोग वहां आते हैं, तो ऐसा कहा जा सकता है पिछले 7 दशकों में पब्लिक सेक्टर बनते गए, लोग आते गए, भारत बनता गया। और यही प्रतीक इसका बोकारो है। दूसरी बात मैं कहूं कि अप्रैल और दिसंबर 2023 के बीच में, इस वित्तीय वर्ष के पहले 9 महीने में इस्पात का आयात 60 लाख टन हुआ है। इस्पात का आयात 60 लाख टन हुआ है। ये पहले पिछले 5-6 सालों में नहीं देखा गया है। और इन 60 लाख टन जो आयात हुआ है, इसमें से करीब 1/3 चीन से आया है। ये हमारे इस्पात, हमारे देश में जो इस्पात बनाते हैं पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, टाटा एक मिसाल है झारखंड में, इन पर घोर अन्याय है। एक तरफ 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री चीन को क्लीन चिट देते हैं, न कोई घुस आया है, न कोई हमारे जमीन पर बैठा है। और उस क्लीन चिट के वजह से हमें इतनी परेशानी हम भुगत रहे हैं पिछले 4 सालों में। और इस हमारे सीमाओं के तनाव के बावजूद
प्रधानमंत्री ने ये उचित नहीं समझा कि आयात जो आता है हमारा चीन से, उस पर कोई प्रतिबंध लगाया जाए ताकि हमारे छोटे उद्योग, हमारे बड़े कारखाने को तकलीफ नहीं पहुंचे। तो ये असली रूप है नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों का। छोटे और लघु उद्योग बंद पड़े हुए हैं। 80% जो छोटे और लघु उद्योग स्टेनलेस स्टील के होते हैं वो गुजरात में है, और उसमें से 35% लघु और छोटे उद्योग बंद पड़े हुए हैं क्योंकि सस्ता माल चीन से आ रहा है। एक तरफ आत्मनिर्भर कहते हैं और दूसरे तरफ चीन से सस्ता माल जो आता है उस पर कोई रोक नहीं लगाया जाता। तो ये भी एक अन्याय है, ये हमारे उद्योगपतियों पर अन्याय है। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 1 या 2 पूंजीपति को फायदा मिला है, पर उद्योग बंद पड़े हुए हैं। उद्योगपति पैसा बना रहे हैं पर उद्योग बंद पड़े हुए हैं। बेरोजगारी बढ़ी है। 45 साल में सबसे ऊंचा बेरोजगारी का दर हम देख रहे हैं, और हर 2 घंटे एक युवा आत्महत्या करता है या करती है बेरोजगारी के कारण। तो क्योंकि हम आज बोकारो में आए हैं, मैंने सोचा इसका मैं एक विशेष जिक्र करूं। आज सुबह राहुल जी भी धनबाद में बिरसा मुंडा चौक पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5 न्याय हैं: नारी न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय और हिस्सेदारी न्याय। और बोकारो जैसे शहरों में श्रमिक न्याय बहुत महत्व रखता है क्योंकि निजीकरण हो रहा है। आज कुछ कोयला श्रमिकों से भी मिले राहुल जी, और उनकी एक ही मांग थी कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट रोजगार है उसको बंद करें और उसको रेगुलराइज करें। तो ये भी एक अन्याय है हमारे देश के श्रमिकों में। ट्रेड यूनियन, व्यापार संघों को खत्म किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, वेतन सुरक्षित नहीं है, पेंशन सुरक्षित नहीं है, प्रोविडेंट फंड सुरक्षित नहीं है। तो श्रमिक न्याय, मैं समझता हूं बोकारो में आकर राहुल जी ने जो अपनी आवाज उठाई है ये सारे देश में गूंज जाएगा। मैं अभी कन्हैया कुमार जी से गुजारिश करूंगा कि वो आपको संबोधित करें संसद में। 1 मिनट में सभी सवालों का जवाब दूंगा, सभी सवालों का जवाब दूंगा। मैं जानता हूं आपके मन में क्या सवाल है। मैंने अभी लंबी बड़ी कहानी सुनाई आपको इस बात के बारे में, मोदी जी के बारे में, उनके नियत के बारे में, पर मैं जानता हूं आपका सवाल और किसी विषय पर होगा, मैं उसका जवाब दूंगा। इसको होने दीजिएगा। साथियों, सबसे पहले तो आप सबका AICC की तरफ से हार्दिक स्वागत है। और मैं अपनी बात करूं उससे पहले मैं झारखंड की भूमि, जो भूमि है हमारे महान जननायक धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की, उसको हम AICC की तरफ से नमन करते हैं। और आप सब जानते हैं कि हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा विभिन्न राज्यों से होते हुए अभी बंगाल से झारखंड की महान भूमि पे आई है। और राहुल जी अलग अलग क्षेत्र के लोगों से मिल रहे हैं, किसानों से, आदिवासियों से, मजदूरों से, और इसी क्रम में जो है वो बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए देवघर भी गए, वहाँ जलाभिषेक किया। और आज हमारी यात्रा जो जिसको कहते हैं इस्पात कारखाने का शहर, स्टील सिटी बोकारो में आई हुई है। तो यहाँ आप सबका स्वागत है। जैसा कि जयराम जी ने बताया कि इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एकमात्र उद्देश्य है कि देश में जो अन्याय की आंधी चल रही है, उस अन्याय की आंधी को रोकने के लिए राहुल गांधी न्याय के पक्ष में खड़े हैं। और यह जो न्याय हम मांग रहे हैं उसमें हम 5 तरह के न्याय की बात करते हैं। और जब हम 5 शब्द बोलते हैं, 5 शब्द बोलते हैं,
तो यह भारतीय संस्कृति, परंपरा, इतिहास से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि 5 तत्व से शरीर के बनने की बात होती है, पंच कहे जाते हैं। जब कोई विवाद होता है, उस विवाद को सुलझाने के लिए पंच होते हैं, जो 5 लोग मिलकर के न्याय को स्थापित करते हैं। और इसके साथ साथ आपने महाभारत में सुना होगा कि पांडवों की बात की गई है। तो 5 शब्द जो है उसको हमारी संस्कृति और इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और हमारी पार्टी का और हमारे नेता राहुल जी का यह मानना है कि जब तक भारत में 5 तरह के न्याय की पुनर्स्थापना नहीं होगी, वो न्याय है युवा न्याय, हिस्सेदारी न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय और मजदूरों का न्याय, श्रमिकों का न्याय, तब तक जो है इस देश को शक्ति नहीं मिलेगी। और देश कहने का मतलब इस देश में रहने वाले 140 करोड़ लोग। देश का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि प्रधानमंत्री के 2-3 दोस्त। और जयराम जी ने कहा कि आज की यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, यह एक वैचारिक यात्रा है और इसमें 2 तरह के विचार का जो है संघर्ष चल रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो बेच रहे हैं और दूसरी तरफ हम लोग हैं जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बचाना चाहते हैं? बचाना चाहते हैं कि इस देश के लिए कांग्रेस पार्टी ने पब्लिक सेक्टर बनाया और अपने दोस्त के लिए उस पब्लिक सेक्टर को प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रेंड सेक्टर में बदल रहे हैं। वो पब्लिक सेक्टर को फ्रेंड सेक्टर बना रहे हैं। फ्रेंड सेक्टर कैसे बना रहे हैं? तो जो एयरपोर्ट देश की जनता का है, देश का है, उसको औने पौने दाम में, मतलब कौड़ियों के भाव में वो अपने दोस्त को दे रहे हैं। और ये रिश्ता क्या है? सिंपल रिश्ता है कि हम तुमको देश की संपत्ति देंगे। उसको हम इस तरह से कहते हैं कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। मतलब चुनाव लड़ने के लिए, विधायक खरीदने के लिए, ये सवाल आप पूछेंगे, विधायक खरीदने के लिए हम आपको जो है धन देंगे और आप जब चुनाव जीत जाएंगे तो आप हमको जो है इस देश की संपत्ति दीजिएगा। यही रिश्ता है, एक हाथ ले दूसरा हाथ दे। सवाल यही है ना कि लोकतंत्र को कौन बेच रहा है। और लोकतंत्र को जब बेचा जा रहा है तो लोग जो हैं, लोग कहने का मतलब 140 करोड़ लोग, उनको इस बात पर ध्यान ना जाए, उनका ध्यान इस तरफ ना जाए कि रेलवे उनकी है, एयरपोर्ट उनका है, बोकारो स्टील प्लांट उनका है, तमाम पब्लिक सेक्टर उनका है, उस तरफ उनका ध्यान ना जाए। इसलिए यह जरूरी है कि लोगों को आपस में लड़ाया जाए। यह बहुत पुरानी तकनीक है, ये लोग जो है ब्रिटिशर्स से सीखे हैं। फूट डालो, राज करो, इंसान को आपस में लड़ाओ, डिवाइड डाइवर्ट करो और इस देश की संपत्ति को अपने दोस्त की तिजोरियों में पहुंचाओ। अब आप झारखंड में भी देख लीजिए कि, और सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, बीजेपी का एकमात्र काम है कैसे एक ही समाज को आपस में लड़ा दिया जाए, कैसे जो है उनके बीच में अंतर्विरोध पैदा कर दिया जाए। और झारखंड के लोग जब आपस में लड़ने लगेंगे तो झारखंड का खान खदान, फैक्ट्री, खेत, एयरपोर्ट, रेलवे सब अपने दोस्त को बेच दिया जाए। ये मॉडल हम लोगों को समझना पड़ेगा और इस मॉडल के चलते लगातार अन्याय हो रहे हैं। अगर आप किसान की बात करेंगे, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। एक साल में 12,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, आए दिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, श्रमिकों के साथ अत्याचार हो रहा है। आप बताइए, आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार ने कानून बनाया, जब कांग्रेस की सरकार थी तो सरकार ने कानून बनाया कि 8 घंटा का काम करना पड़ेगा। 24 घंटा होता है, 8 घंटा काम का, 8 घंटा आराम का और 8 घंटा किसी चीज के सृजन करने का, सोचने का। मजदूर को भी हक है कि वो भी जो है टीवी देखे, समाचार सुने, कविता लिखे, कुछ बनाए, कुछ पढ़े, कुछ गढ़े। ये जो 8-8 घंटे का नियम बनाया था, कहीं ये नियम अब लागू हो रहा है? आप सब लोग मीडिया सेक्टर में ही हैं, बता दीजिए 8 घंटा काम करते हैं कि 8 घंटा से ज्यादा काम करते हैं? लेकिन आपको मजबूरी में काम क्यों करना पड़ता है? क्योंकि कानून को कमजोर किया जा रहा है। कानून को किस लिए कमजोर किया जा रहा है? मालिकों के पक्ष में। और मालिकों के पक्ष में क्यों कमजोर किया जाता है? क्योंकि मालिक चंदा दे रहे हैं सरकार को। इसीलिए सरकार आज आम लोगों के साथ अन्याय कर रही है। इसीलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा भारत जोड़ो यात्रा का ही एक्सटेंशन है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी बार बार बोले कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने चले। और जब वो लोगों से मिले
तो ऐसा महसूस हुआ कि हर वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है, हर वर्ग के साथ, चाहे वो युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, सबके साथ अन्याय हो रहा है। और इस अन्याय के खिलाफ न्याय की स्थापना बहुत जरूरी है और इस न्याय के लिए ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा चली है। और इसमें हम आपके सामने कह रहे हैं कि हम जिस भी राज्य में जा रहे हैं उस राज्य के लोगों के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को हम उठा रहे हैं। आपने देखा होगा कि झारखंड में भी पेशा कानून की बात की गई, सरना कोड बिल की बात की गई और यहाँ के पब्लिक सेक्टर को जिस तरीके से बेचा जा रहा है उसको बचाने की बात की गई। यहाँ के किसानों की, आदिवासियों की, मजदूरों की, गरीबों की और यहाँ के जो नौजवान हैं, महिलाएं हैं, उनके जो सवाल हैं उसको हम लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से उठा रहे हैं। और हमारा यह मानना है कि यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ही प्रभाव है कि जहां जहां हम जा रहे हैं वहां वहां जो है इनके पेट में जबरदस्त दर्द हो रहा है। ऐसा दर्द हो रहा है कि ये साम दाम दंड भेद लगा करके उस जगह की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करते हैं। यहाँ की सरकार को भी अस्थिर करने का प्रयास किया, लेकिन मैं आप सबको एक बात कह देना चाहता हूं कि चाहे ये जितनी भी ताकत लगा लें, भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय की पुनर्स्थापना किए बिना रुकने वाली नहीं है। अलग अलग तरीके से ये इसके ऊपर हमला करते हैं, पोस्टर फाड़ते हैं, जो भी ये कर लें, जो भी ये कर लें, भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं रुकने वाली है। और हमारा कमिटमेंट यही है कि इस देश में रहने वाले जो 140 करोड़ लोग हैं उनको न्याय स्थापित करके रहेंगे और हमारे देश के संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है उस अधिकारों को हम बचा करके रहेंगे। आप सब लोग हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके जो भी प्रश्न होंगे हम उसका यथासंभव जवाब देने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया। एक मिनट। कांग्रेस ने आपके अनुसार कांग्रेस ने देश को बहुत कुछ दिया है, पीओसी की स्थापना किया है, लेकिन आज कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के पिछलग्गू की भूमिका में झारखंड के गठन के 24 साल होने को है, एक बार कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, एक दिन बनेंगे, एक दिन जरूर बनेंगे। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन स्थापित किया गया है, जिसमें कुछ ही दिन पहले 28 पार्टियां थी, पर एक पार्टी ने फिर से पलटी मारी और वापस एनडीए में चली गई है। अभी 27 पार्टियां हैं। यहाँ झारखंड के विधानसभा में भी हम मिलीजुली सरकार में हैं और एक दिन जरूर आएगा जब अपने ही बल और अपने ही शक्ति पर कांग्रेस पार्टी झारखंड में भी खड़ा होगी। एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है देवघर का, जिसमें राहुल जी जब पूजा करके बाहर निकल रहे हैं तो मोदी जिंदाबाद और राहुल जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। आप लोग वहाँ साथ थे, क्या ऐसी कोई घटना हुई? नहीं, इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। देखिए, ये आप सब इस पे विचार कीजिएगा। देवघर में पहले किनको मंदिर नहीं जाने दिया जाता था, जिनको कहा जाता था कि ये अछूत है, उनको मंदिर नहीं जाने दिया जाता। और बिहार, उस वक्त संयुक्त बिहार, पहले मुख्यमंत्री हुए श्री कृष्ण सिंह, अभी पिछले दिनों जो उनकी जयंती थी, वो लाठी खा करके, सर फुड़वा करके जो है मंदिर प्रवेश कराए लोग। जो कांग्रेस पार्टी समानता का कानून लेकर के आई कि आप किसी को भी धर्म से अलग नहीं कर सकते, मंदिर जाने से रोक नहीं सकते हैं, उस धर्म की हालत ये लोग क्या करते हैं, एक तरफ नौटंकी करते हैं मंदिर में आने का निमंत्रण देने का, और दूसरी तरफ जब कोई भक्त अपने भगवान के पास जा रहा है तो याद रखिएगा, भक्त के पास जब भक्त भगवान के पास जाता है तो वो निमंत्रण से नहीं जाता है। हमारी मान्यता ये है कि वो भगवान के बुलावे से जाता है। लोग हमारे यहाँ से जब जल उठाते हैं वहां से सुल्तानगंज से, तो क्या कहते हैं, भोला बाबा बुलाए हैं, आप जाते नहीं हैं, आपको बुलाते हैं। तो जब उनका बुलावा है तो वो जाएंगे। ये मंदिर में नारा लगना चाहिए भगवान भोलेनाथ का, हर हर महादेव का। वहां नारा क्या लग रहा था, मोदी जी का। मतलब मोदी जी भगवान हो गए हैं। मोदी जी किसके भगवान हो गए हैं, और मोदी जी को कौन भगवान बना रहा है और किस लिए बना रहा है? मोदी जी को भगवान इसलिए बनाया जा रहा है ना, ताकि इंसान के सवाल गायब कर दिए जाएं राजनीति से। इंसान का सवाल क्या है, देवघर का सवाल क्या होता है?
देवघर का सवाल ये होता है ना कि देवघर में एम्स बनाएंगे, देवघर में विश्वविद्यालय बनाएंगे, देवघर में जो है सड़कों का चौड़ीकरण करेंगे, देवघर में नया स्टेडियम बनाएंगे, देवघर में रोजगार देंगे, देवघर में जो है महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं होगा, देवघर में जो है सभी समाज के लोग, चाहे वो आदिवासी हो गैर आदिवासी हो, आपस में मिल करके शांति पूर्वक रह सकें। ये सवाल है ना, कौन गुमराह कर रहा है इस मुद्दे को? याद रखिएगा, इस देश में राम के नाम पर, राम जी आराध्य हैं, पूज्य हैं, राम जी के नाम पर नाथू राम वाली नफरत की राजनीति स्थापित की जा रही है। और एक बात जान लीजिए, लंपट लोग से घबराते नहीं हैं। जो ये किए हैं पीछे से, उनको हिम्मत है तो सामने से आए ना, और सामने से आएंगे ना तो हम मोहब्बत लेकर के चल रहे हैं। जो नफरत लेके आएंगे ना, उनको भी हम गले लगाएंगे, क्योंकि हमारा काम लोगों को लड़ाना नहीं है, लोगों को बांटना नहीं है, हमारा काम दिल से दिल को जुदा करना नहीं है, हमारा काम दिल से दिल को मिलाना है। हम जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके चले हैं, याद रखिएगा, हम कहते हैं श्रमिक न्याय। वो श्रमिक जो भाजपा को वोट दे रहे हैं ना, हम उनके लिए भी न्याय चाहते हैं। वो किसान जो भाजपा को वोट दे रहे हैं, हम उनके लिए न्याय चाहते हैं। वो महिलाएं जो भाजपा को भी वोट दे रही हैं, हम उनके लिए भी न्याय चाहते हैं। और वो जवान जो भाजपा को वोट दिए लेकिन अग्निवीर के नाम पर जो उनके साथ छलावा किया गया, हम उनके लिए भी न्याय चाहते हैं। और इस बात को याद रखिएगा कि कैसी व्यवस्था बनाई जा रही है। बोकारो में आज ये सबसे बड़ा सवाल है ठेके वाली नौकरी का। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गृह मंत्री का बेटा बनेगा बीसीसीआई का सेक्रेटरी, और देश के आम लोगों के बच्चों को मिलेगी 4 साल की ठेके वाली नौकरी। यही सच है ना? इस सच को हम लोगों को समझना पड़ेगा। और जहां तक ईश्वर का बात है, धर्म का बात है, हम सर्वधर्म संभाव में भरोसा रखने वाले लोग हैं। यही कांग्रेस की विचार है और यही देश का विचार है। एक मिनट, इससे आता हूँ। एक सवाल आपसे और एक सवाल जयराम जी से। पहला आपसे सवाल है कि अब तो भोलेनाथ का पूजा हो गया, राम मंदिर आप पूरा ये टीम कब जाएगी? एक आपसे, और देखिए हम आते हैं मिथिला से, उनका भी जोड़ देते हैं। हम पहले जवाब इसका दे देते हैं। जब हम जाएंगे आपको पहले बताएंगे। एक जवाब, किसी की निमंत्रण पर नहीं जाएंगे, जब हमें जाना है हम जाएंगे। बस हो गया ना। सर का सवाल है, सबसे जुड़ा हुआ, क्योंकि अब जब आप गृह मंत्री थे और ग्रामीण विकास मंत्री थे तो बोकारो आए थे और कई एक्शन प्लान आपका बनाया हुआ एक्शन प्लान बोकारो की फाइल में है, और बगल में आपके ग्रामीण विकास राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री बैठे, वो फाइल। शुक्र है कि आप याद रख रहे हैं। तो 10 साल पहले मैं यहाँ आया था, मैंने झारखंड के हर जिले का मैंने दौरा किया है। पूरा एक्शन प्लान पर कब तक काम होगा, और पलामू का वो एक्शन प्लान कब तक वो फाइल पड़ी रहेगी राज्य के? देखिए, वो जो प्लान बनाया गया था वो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री होते हुए मैंने बनाया था। केंद्रीय सरकार की भूमिका थी। 2014 से आप ये सवाल पूछ सकते हैं, जो सारे योजनाएं बनाए गए थे, सारंडा एक्शन प्लान बनाया गया था, आपको याद होगा। सारंडा एक्शन प्लान का क्या हुआ? पोरेहाट के लिए एक एक्शन प्लान बनाया गया था, लातेहार के लिए एक परियोजना बनाई गई थी, अलग अलग जिलों के लिए हमने एक परियोजना बनाई थी। उसका क्या हुआ? 10 साल से क्या हुआ? कितने बार प्रधानमंत्री आए हैं बताइए? कितने बार प्रधानमंत्री आए हैं? कितने बार ग्रामीण विकास मंत्री आए हैं हर जिले का दौरा करने के लिए? कौन है ग्रामीण विकास मंत्री? आप बता सकते हैं? नहीं, अभी कौन है? अभी तो देखिए नाम नहीं पता, अभी नाम ही नहीं पता। सब मोदी आपके पड़ोसी राज्य के मंत्री है वो, सब मोदी जी। हाँ जी, कन्हैया जी एक सवाल है, आप श्री कृष्ण बाबू का नाम लिए और बोले कि उनको मंदिरों में प्रवेश कराया गया, क्या श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, क्योंकि आडवाणी को भी दे दिया गया? आडवाणी जी को भारत रत्न दे दिया गया है, उसके बारे में जो कुछ कहना है मैंने कल कह दिया है। नहीं, इससे सवाल है। ठीक है, चलिए अगली चलिए, डाइवर्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा प्लीज। ममता बनर्जी का एक बयान आया है। हाँ, कई बयान आते हैं। आज का बयान क्या है? बयान आया है कि कांग्रेस पार्टी सभी को साथ में लेकर नहीं चल रही है, अगर नहीं चलेगी तो 40 सीट भी नहीं आएगी। ये बिल्कुल गलत है। हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। 23 जून को नीतीश कुमार जी ने निमंत्रण दिया था, 18 पार्टियां आई पटना में, इंडिया गठबंधन बना। बाद में बेंगलुरु में 17 और 18 जून 28 पार्टी मौजूद थे। तब 31 अगस्त और 1 सितंबर को तीसरी बैठक हुई।
ये सब बैठकें हुई क्योंकि सब लोग चाहते थे कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो। पहले दिन से कांग्रेस पार्टी का मकसद यही रहा है कि हम सभी को लेकर चलेंगे, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हम निकालेंगे जो सबको स्वीकार होगा। पश्चिम बंगाल को लेकर कुछ कठिनाइयां आई हैं सामने, क्योंकि लोग समझ रहे हैं, टीएमसी के नेता भी समझते हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता भी समझते हैं कि हम ये विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। हम विधानसभा के चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन नहीं बनाया रहा है। जो मुकाबला हम का सामना हम कर रहे हैं 2024 में लोकसभा का चुनाव है। तो लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए इंडिया गठबंधन बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को और मजबूत करने में कोई कदम नहीं छोड़ेगी। मैं समझता हूं ममता बनर्जी ने भी यही कहा है कि उनकी प्राथमिकता बीजेपी को हराना है और वो इंडिया गठबंधन का टीएमसी एक हिस्सा है। इस बीच कुछ बयान आते रहते हैं, उनके ओर से हमारे ओर से भी, ये आपको मसाला मिल जाता है, पर हकीकत यह है कि बातचीत चल रही है, इंडिया गठबंधन मजबूत है और हमारा लक्ष्य लोकसभा चुनाव है, विधानसभा का चुनाव नहीं है। बातचीत चल रही है, रनिंग कमेंट्री में नहीं दूंगा। 10, 20, 23, 40, 1, 2, 3 ममता जी ने कहा है कि वो 42 सीटें लड़ेंगी, वो उनकी राय है। पर जब हम गठबंधन में हैं, बातचीत होती है, गठबंधन में लेन देन होता है, हम कुछ देते हैं और कुछ लेते हैं। हमारी ओर से 42 सीटें उनका लड़ना कोई सीट शेयरिंग फॉर्मूला नहीं है। सीट शेयरिंग फॉर्मूला ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ बैठकर तय करेगी और जब तय होगा उसकी घोषणा होगी। कितना सीट कांग्रेस इस बार पाएगी लोकसभा में, कितना अनुमान है कि कितना सीट? लक्ष्य क्या है? मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, मैं कहूंगा कि इतना सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। पर मैं एक चीज आपको याद दिलाऊंगा, आप लोग, मैं जानता नहीं हूं कि नहीं, आप एक बहुत मशहूर हिंदी फिल्म हुआ करता था 1950 के दशक में, 20 साल बाद, आपको याद है? 20 साल बाद, उसके गाने आज भी मशहूर हैं। 2003 में दिसंबर के महीने में कांग्रेस पार्टी का मनोबल बहुत गिर गया था। हम छत्तीसगढ़ हारे, राजस्थान हारे, मध्य प्रदेश हारे। अखबारों ने लिखा कांग्रेस पार्टी गई, और तब इंडिया शाइनिंग था, इंडिया शाइनिंग था और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्ति प्रधानमंत्री थे। पर 20 साल बाद क्या हुआ? मई 2004 में क्या हुआ? किसकी पार्टी बनी? किस गठबंधन की पार्टी बनी? इंडिया शाइनिंग, इंडिया गोइंग हो गया। तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। हमें बिना डर के, हम बिना मनोबल गिराए हुए हम ये चुनाव में उतरे हैं। ये वैचारिक यात्रा है, चुनावी यात्रा नहीं है। चुनाव के लिए जो हमें तैयारी करनी है वो किया जा रहा है। हम हर सीट पर मजबूती से लड़ेंगे, अपने बल पर लड़ेंगे जहां हम अपने बल पर लड़ रहे हैं, और जहां गठबंधन के रूप के हिस्से में हम लड़ रहे हैं, हम गठबंधन को मजबूत करेंगे। ये मत सोचिए कि नतीजा सुनिश्चित है। 2024 के चुनाव का नतीजा सुनिश्चित नहीं है। ये ढिंढोरा पिटाया जा रहा है कि जीत गए, जीत गए, जीत गए। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि मेरे तीसरे टर्म में यह कहूंगा। पंडित नेहरू ने कभी कहा था कि मैं दूसरे टर्म में यह करूंगा, मैं तीसरे टर्म में यह करूंगा? क्या इंदिरा गांधी जी ने कभी कहा था? क्या नरसिम्हा जी ने कहा था? क्या राजीव गांधी जी ने कहा था? क्या मनमोहन सिंह जी ने कहा था 2009 में कि मेरे सेकेंड टर्म में मैं ये करूंगा? ये अहंकार आचार्य है ना, सभी के आंखों में धूल धार रहे हैं। मेरे तीसरे टर्म में मैं ये करूंगा, वो करूंगा। इनको तीसरा टर्म मिलना कोई सुनिश्चित बात नहीं है। इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस पार्टी है, और हम इस चुनावी जो मशीन है
और सबको कंट्रोल में रखी गई है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, मीडिया, सभी संस्थाएं, इलेक्शन कमीशन। हमारी पार्टियों को, इंडिया पार्टियों को इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा है 6 महीने से। एक संवैधानिक संस्था, हमारा लोकतांत्रिक हक बनता है हम इलेक्शन कमीशन को जाएं और जो ईवीएम के बारे में हमारी जो आशंकाएं हैं उसको अवगत कराएं, एक मेमोरेंडम दें। वो भी नहीं, उसकी अनुमति भी नहीं मिल रही है। मैं 6 महीने से खत लिख रहा हूं, हमें टाइम दीजिए, हमें टाइम दीजिए। और ये स्थिति है हमारी लोकतंत्र की। अहंकाचार्य ने जो लोकतंत्र की स्थिति बनाई है, तो ये मत कहिए, ये मत सोचिए कि 2024 के चुनाव का नतीजा पहले ही इनका तीसरा टर्म आने वाला है। और धन्यवाद। और कुछ मेरा एक सवाल है ना, विश्वास मत पर कुछ नहीं पूछेंगे। देखिए, मैं एक भी चीज विश्वास मत पर कुछ कहना चाहता हूँ। विश्वास मत पर बहुमत हमारे पास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर हमारे इतिहास में, सामाजिक इतिहास में घोड़ों का एक विशेष महत्व होता है। आप जानते हैं ना, सबसे बड़ा यज्ञ हमारे सामाजिक इतिहास में अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है। तो ये अश्वमेध यज्ञ करने में बहुत कुशल है हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। महाराष्ट्र में इन्होंने किया, बिहार में किया, अलग अलग राज्यों में यहाँ भी करने की प्रयास कर रहे हैं। पर यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग, घोड़ों का व्यापार बिल्कुल विफल होगा। बहुमत मत हम जीतेंगे और जो कार्यकाल बाकी है, 1 साल बाकी है इस गठबंधन सरकार का, वो जरूर हम उसको समाप्त करेंगे। और जब जो विशेष अदालत है उन्होंने हेमंत सोरेन जी को अनुमति दी है कि आप इस वोट में भाग ले सकते हैं, ये दिखाता है कि ईडी का केस कितना मजबूत है। ये तो एक षड्यंत्र है, उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति का एक प्रतीक। अभी 1 मिनट हमारे राजेश जी को कहना था। मत, ये विश्वास मत पर। थैंक यू। अगर किसी को विश्वास मत के बारे में कोई किसी तरह की कोई शंका है तो ये शंका मैंने 5 दिन पहले दूर कर दी थी, जब कहा था कि ठोक के बनाएंगे सरकार, और सरकार बनाने का काम किया जब गवर्नर साहब नहीं बुला रहे थे। जैसे ही पता चला कि राहुल जी आ रहे हैं, राहुल जी की आहट सुनकर के घबराहट में तुरंत से शपथ ग्रहण कराया गया। तो ऐसा नहीं है, संविधान जिंदा है और संविधान की रक्षा के लिए हमने देश बनाया है। देश बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। आदरणीय राहुल गांधी जी की जो यात्रा आज हमने सुबह से देखी है, पिछले 3 दिनों से देख रहा हूं, अद्भुत है। आपके शहर का आदमी हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। आप लोग लगातार सवाल पूछते रहते हैं, धन्यवाद सर। इन्हीं छोटे सबके साथ मैं बड़ा हुआ हूं। तो हाँ बोलिए। हमारा एक सवाल है, केंद्रीय एजेंसियां कई घोटाले उजागर की, लेकिन कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच में जाकर बताने में नाकाम क्यों? नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं, पर सारे संस्थाओं पर इनका कब्जा है। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे देश के लोकतंत्र का जो एक महत्वपूर्ण संस्था है, मीडिया पर भी उनका कब्जा है। मैं आप पर कब्जा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, आपके मालिकों पर कब्जा है। तो जिस माध्यम से हम जनता के बीच में जा सकते हैं, हम जा नहीं पा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा निकला क्यों? राहुल जी के मन में क्यों ये सोच आया कि हम यात्रा निकालें? 4000 किलोमीटर लंबा यात्रा और ये 6200 किलोमीटर लंबा यात्रा, क्योंकि राहुल जी और कांग्रेस पार्टी और जनता के बीच में जो चैनल है कम्युनिकेशन का, वो सब बंद पड़ा हुआ है। संस्थाएं हमें टाइम नहीं देती हैं, मीडिया जो हम कह रहे हैं उसको प्रोजेक्ट नहीं करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने सोचा यात्रा निकाले ताकि हम सीधे संपर्क करें जनता से। यही तो हमारा मकसद है। पर ये जो संस्थाएं का दुरुपयोग हो रहा है, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का, ये पहले कभी नहीं हुआ है।
और मैं आपको बता दूं, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और बनेगी जरूर, पहला काम होगा जो कानून में संशोधन किए गए थे मोदी कार्यकाल में, ताकि इन संस्थाओं को इतना अधिकार दिया जाए लोगों को पीड़ा करने के लिए, वो जरूर हम संशोधन लाएंगे उन कानूनों में। रवि जी, एक सवाल और कन्हैया जी एक सवाल है। भाजपा के कई लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी के जो कदम किन राज्यों में जा रहे हैं, वहाँ पे उनके जो सहयोगी साथी हैं वो यहाँ नहीं ना छूटा, यहाँ तो नहीं हुआ। हाँ, और राहुल की बीजेपी के लिए प्रचार क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले एक ना बड़ी मशहूर किताब है, जहम जहम चरण परे गौतम की, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध, जब आपको मालूम है वो सिद्धार्थ थे, वो जब बिहार आए तो वो जो है महात्मा बुद्ध हो गए। एक तो ये जो इलाका है जहाँ से हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है, इसके बारे में आप सब जानते हैं, यहीं के हैं आप। ये इस देश का राजनीतिक कलेवर तय करता है। और इसीलिए आप देखिए कि जब आसाम हम पहुंचे सर, तो गुवाहाटी में जिस रास्ते से हमको नहीं जाने दिया गया, राहुल जी को नहीं जाने दिया गया, उस रास्ते से नड्डा जी गुजरे और अभी प्रधानमंत्री जी गुजर रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री के यात्रा में कम लोग जुटेगा, यही ना, तभी तो ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं होगा। क्या तर्क दिया गया कि ट्रैफिक डिस्टर्ब हो जाएगा, लोग जुट जाएंगे तो ट्रैफिक डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब प्रधानमंत्री की यात्रा में लोग नहीं आएंगे, प्रधानमंत्री को कोई देखने नहीं आएगा, ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं होगा, इसलिए उनको जाने दिया जा रहा है, हमको नहीं जाने दिया गया। और मणिपुर में जब यात्रा शुरू हुई तो जहां सबकी रैली होती है वहीं हमारी भी रैली होनी थी, उसका परमिशन कैंसिल कर दिया गया। गुवाहाटी में जो मेन रास्ता है वहां से इंटर नहीं करने दिया गया। जब बंगाल आए, ठीक है, तो खूब हवा दिया गया कि टीएमसी और कांग्रेस की लड़ाई हो गई। अरे ये कौन सी नई बात है? राजनीति में वाद विवाद होते रहता है, लेकिन मीडिया में इसको क्यों इतना हवा दिया जा रहा है? मतलब झारखंड में बोकारो में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यहाँ भी ममता जी के ऊपर सवाल पूछा जा रहा है। क्यों? जब बिहार पहुंचे तो कहा गया कि देखिए नीतीश जी छोड़ करके चले गए। आप जब झारखंड आए तो यहाँ सरकार गिराने का प्रयास किया गया। क्यों? इस पर सब लोग विचार कीजिएगा। सब लोगों को विचार करने की जरूरत है कि सब कुछ मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, तमाम जो है एजेंसियां और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, पूरा जो है आरएसएस बीजेपी का तंत्र एक व्यक्ति के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? हजारों करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है उस आदमी की छवि को टार्निश करने के लिए। क्यों? यह विचार हम सबको करना चाहिए। यह विचार राहुल गांधी को करने की जरूरत नहीं है, यह विचार जो है कांग्रेस पार्टी को करने की जरूरत नहीं है, यह विचार इस देश को 140 करोड़ लोगों को करने की जरूरत है कि आखिर इस इंसान के पीछे सब कुछ क्यों पड़ा हुआ, सब हाथ धो करके उसके पीछे क्यों पड़े हुए, वो कौन सा सवाल उठा रहे हैं जिससे इतनी घबराहट है। आपको पता है, वो समझ गए हैं कि देश को कैसे दोस्त के हाथ में गिरवी रखा जा रहा है। वो समझ गए हैं कि जो आजादी हमने अंग्रेजों से ली, जो देश हमने बनाया, उसको कैसे बेचा जा रहा है। वो समझ गए हैं कि इस देश में बेरोजगारों को न्याय दिए बिना देश को शक्ति नहीं मिलेगी, महिलाओं को न्याय दिए बिना देश को शक्ति नहीं मिलेगी, किसानों को, मजदूरों को न्याय दिए बिना देश को शक्ति नहीं मिलेगी। और धीरे धीरे यह जो तबका है, नौजवानों का, किसानों का, आदिवासियों का, बीड़ी मजदूरों का, कोयला खदान में काम करने वाले मजदूरों का, गिग वर्कर का, ऑटो चलाने वाले कूलियों का, उनका जो स्वागत है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा लाए गए लोग नहीं है। जब हम कटिहार से गुजर रहे थे तो कूलियों का एक जत्था आकर के राहुल जी से मिलने के लिए आया, बीड़ी मजदूर आए, किसान आए, नौजवान आए, अग्निपथ की तैयारी करने वाले जवान आए जो दौड़ते हैं सुबह सुबह आकर के, क्योंकि उन सब के अंदर यह भरोसा पैदा हो रहा है कि हमारे लिए अगर कोई बोल सकता है, हमारे लिए कोई लड़ सकता है, यह जो लूट चल रही है देश में, जो अन्याय हो रहा है गरीबों के साथ, उस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है। इसी से घबरा करके, इन्होंने बहुत ठीक कहा, राहुल गांधी की जहां भी होती है आहट, भाजपा में जबरदस्त मच जाती है घबराहट। और उस घबराहट को डिफ्लेक्ट करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए ये जरूरी है कि बिना बात का विवाद किया जाए। तो हम आपके माध्यम से देश की जनता को कहना चाहते हैं, राहुल गांधी उस परिवार से ताल्लुक रखते हैं जो इस देश को आजादी दिलाए हैं,
इस देश को बनाने में भूमिका निभाई है और इस देश को बचाने में अपनी भूमिका जरूर निभाएंगे। अभी इन्होंने मणिपुर का जिक्र किया। आज ठीक 9 महीने पहले मणिपुर में हिंसा की शुरुआत हुई। आप जानते हैं लाखों लोग विस्थापित हुए, 300 या 400 लोग मारे गए। समुदायों के बीच में तनाव, शक, भय का वातावरण फैल गया। 9 महीने हो गए, आज ठीक 9 महीने पहले। पर प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। मणिपुर एक शब्द नहीं कहा। कल शाम को गुवाहाटी गए। गुवाहाटी से इम्फाल 40 मिनट का ट्रेन रास्ता है, 40 मिनट का। मणिपुर नहीं गए। कल मणिपुर के मुख्यमंत्री दिल्ली में थे, गृह मंत्री से मिले, प्रधानमंत्री से नहीं मिले। आज तक प्रधानमंत्री ने मणिपुर के मुख्यमंत्री से बात नहीं की है, फोन पर भी नहीं की। उन्होंने विधायकों से मुलाकात नहीं की है। उनको 2/3 बहुमत है विधानसभा में। बीजेपी के विधायकों से मुलाकात नहीं की है। बीजेपी के 2 सांसद हैं लोकसभा में और एक सांसद मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, उनसे मिले नहीं हैं। राज्यसभा में मणिपुर के एक राज्यसभा एमपी हैं, 2 महाराजा के परिवार, पूर्व महाराजा के परिवार से आते हैं, उनसे मुलाकात नहीं की है। ये कैसे प्रधानमंत्री हैं? 9 महीने तक ना मिले हैं किसी से, ना किसी से बात किए हैं, ना मुख्यमंत्री से, ना कोई राजनीतिक दल से। और मणिपुर आज भी चल रहा है। इसीलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हमने 14 जनवरी को मणिपुर से ही किया था, क्योंकि राहुल जी चाहते थे कि एक संदेशा जाए कि मणिपुर का दुख, मणिपुर की पीड़ा देश की पीड़ा है, देश का दुख। ये सिर्फ मणिपुरियों तक सीमित नहीं है। पर अजीब प्रधानमंत्री है, 9 महीने तक उन्होंने उचित नहीं समझा कि मणिपुर पर कुछ बोले। 1 घंटे के लिए वो इम्फाल जाए, एक बैठक करें, लोगों के साथ मुलाकात करें और कहें उनको कि आप डरिए मत, मैं हूं ना। सब जी कहते हैं मैं हूं ना। हाँ रवि, अखिलेश यादव ने बोला है भारत जोड़ो यात्रा अखिलेश यादव को लेकर यूपी में जब आएगी उनको जानकारी भी नहीं और उनको इनवाइट भी नहीं किया गया है। मैंने इसका जवाब दे दिया है, पहले ही दे दिया है। अभी जो यूपी का कार्यक्रम है, अभी उसको अंतिम रूप नहीं दिया गया है, बहुत डिटेल है। 11 दिन का प्रोग्राम है। उम्मीद है कि 16 तारीख दोपहर को हम यूपी में प्रवेश होंगे। 1-2 दिन में, कल शाम तक या परसों सुबह तक, जो अंतिम रूप दिया गया है, जो फाइनल प्लान है, वो हम हमारे इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनको दे देंगे, उनके साथ साझा करेंगे। और हमारा ये मानना है कि जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं यूपी में, अगर वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो, हमारे लिए तो खुशी की बात होगी, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। पर इंडिया गठबंधन को और भी मजबूत करेगा। तो मैंने देखा है कि अखिलेश जी का एक बयान था, मैंने तुरंत उसका जवाब दिया है कि हम, क्योंकि अंतिम रूप नहीं दिया गया है, परिवर्तन हर घंटा हो रहा है। 11 दिन एक लंबा, सबसे लंबा यात्रा उत्तर प्रदेश में ही है। पर हम जरूर अखिलेश जी को, जयंत चौधरी को और अपना दल का एक जो हिस्सा है, जो हमारे इंडिया गठबंधन का एक अंग है, एक हिस्सा है, उनको भी पूरी जानकारी देंगे। ये निमंत्रण पहले से दिया है, इसमें कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। उनका आना, उनका भाग लेना हमारे लिए नहीं,
उनके लिए नहीं पर इंडिया गठबंधन के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। I request